नमस्कार, सोशल साइंस ट्यूटोरियल्स पर आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं फर्स्ट असाइनमेंट का वीडियो फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर बीए प्रोग्राम एसओएल डीयू। यदि आप चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। We will discuss question number 2, which is एरिक्सन द्वारा प्रतिपादित मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत की प्रत्येक द्वंद्व स्थिति को दैनिक जीवन में उपलब्ध उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट करें। आप अपने आप को किस स्टेज में रखते हैं और क्यों? ये लार्जर जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट पार्ट से ही बनेगा, क्योंकि एरिक्सन की जो पूरी थ्योरी है उसको आपको डिस्क्राइब करना है और लास्ट में एक टैग क्वेश्चन इन्होंने दे दिया है कि आप खुद को कौन सी स्टेज में रखते हैं, ये देखने के लिए कि आपको ये थ्योरी कितनी समझ आई। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। परिचय में, इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं कि एरिक एरिक्सन एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने विकास के सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली सिद्धांतों में से एक मनोसामाजिक सिद्धांत का विकास किया। एरिक्सन का ये मानना था कि हम किसी भी व्यक्ति के जीवन को 8 चरणों में, 8 स्टेजेस में समझ सकते हैं। एरिक्सन का यह भी मानना था कि विकास के चरण पूरे मानव समुदाय द्वारा साझा किए जाते हैं, यानी सभी लोगों में ये स्टेजेस पाई जाती हैं। एरिक्सन के अनुसार हर चरण के लिए एक विशिष्ट समय की अवधि होती है और प्रत्येक व्यक्ति को हर चरण में एक तरह के द्वंद का सामना करना पड़ता है। तो हर एक स्टेज का एक द्वंद होता है जिसको हर एक व्यक्ति पार पाता है, और अगर पार नहीं पा पाता है तो उसका जो विकास है वो उससे प्रभावित होता है। चलिए हम देखते हैं। ये आपकी पुस्तक में दिया गया है, इसको आप एक इसी तरह से बना सकते हैं जिसमें ये 8 अवस्थाएं दी हैं, 8 चरण दिए हैं। हर एक चरण में किस तरह की द्वंद की स्थिति होती है वो लिखा गया है, और ये कौन कौन से समय अवस्था में होती है। शैशव काल में, प्रारंभिक बाल्यावस्था से लेके शैशव अवस्था से शुरू किया इन्होंने, वृद्धावस्था तक। अब आगे हम लिखते हैं, आप हेडिंग डालेंगे मनोसामाजिक विकास की अवस्थाएं। एरिक्सन ने मानव विकास को 8 अवस्थाओं में बांटा है और उनके अनुसार प्रत्येक मानव इन अवस्थाओं से गुजरकर ही अपने व्यक्ति को संपूर्ण रूप से विकसित करता है। तो ये 8 जो है निम्न है, स्टार्ट होती है। पहली, शिशु अवस्था जन्म से लेकर 1 वर्ष तक होती है और इसमें विश्वास और अविश्वास का जो द्वंद है वो बच्चों के सामने आता है। पहली अवस्था है ये शिशु के अंदर ये सुनिश्चित करती है कि वो दुनिया को एक सुरक्षित स्थान मानता है या नहीं मानता है। जब बच्चे के अंदर ये भाव पैदा होता है कि उसकी सारी जरूरतें आराम से पूरी की जाती हैं, पेरेंट जो मदर है खासकर वो बच्चे के साथ जिस तरह से व्यवहार रखती है वो चीज इम्पोर्टेंट होती है कि बच्चा जो सामाजिक दुनिया है उसमें विश्वास बना पाता है या उसमें विश्वास नहीं बना पाता। तो ट्रस्ट डेवलप होती है या मिसट्रस्ट डेवलप होती है। ये इसका इस अवस्था का इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आप इसको ये सारी चीजें लिख सकते हैं जिसके अंदर डिटेल्स दी गई हैं। और यहाँ जैसे हमने कहा कि माता की जो भूमिका है वो सबसे अधिक होती है, तो इसको आप हाईलाइट भी कर सकते हैं। कुछ कुछ चीजें मैंने हाईलाइट की हैं, कुछ चीजें आप अपनी तरफ से भी इसमें हाईलाइट कर सकते हैं। माता उसे ये विश्वास दिलाती है और उसका ध्यान रखती है कि वो उसके लिए हमेशा उपस्थित है। इससे बच्चे को सामाजिक जगत के लिए एक विश्वास पैदा होता है, और अगर विश्वास पैदा होता है तो वो कहीं ना कहीं बच्चा आगे जाके उसकी जो विकास है उसमें ये एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देता है। व्यक्ति के जीवन का पहला मनोवैज्ञानिक संकट या जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इस अवस्था में उत्पन्न होता है। यह अवस्था, ये संकट जो है उसमें भय, संदेह, अवसाद आदि को विकसित कर सकता है और उसमें संसार और अपनी क्षमताओं के प्रति अविश्वास का भाव भी भर सकता है। तो ये बहुत जरूरी है कि इस एज ग्रुप के अंदर पेरेंट्स बच्चों का ध्यान रखें और मदर जो है बच्चे का ध्यान रखें, और उस ध्यान रखते हुए उसके साथ जिस तरह का व्यवहार किया जाता है कि अगर बच्चे को दूध की जरूरत है तो समय पे दूध दिया जाए। बच्चे कपड़े अगर गीला जल्दी कर देता है तो उसको जिस तरह का डिस्कम्फर्ट बच्चे को फील होता है वो टाइम टू टाइम टाइमली अगर उसको हम पूरा कर देते हैं उसकी आवश्यकताओं को, तो बच्चे जो अपना सामाजिक जीवन है उसकी तरफ उनका ट्रस्ट बढ़ता है। अदरवाइज वो मिसट्रस्ट करते हैं। तो अगर शिशु इस मनोसामाजिक संकट में उबर पाता है तो वो आशा का गुण विकसित करता है, एक पॉजिटिव सेंस उसमें
डेवलप होता है और उसमें खुद पे भी विश्वास का भाव पैदा होता है। आगे चल के यह गुण ही व्यक्ति में विभिन्न संस्थाओं के प्रति आस्था का भाव विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये ऐसा सोचना कि 0 से 1 साल का जो एज ग्रुप है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत इम्पोर्टेंट है और पेरेंट्स को ऐसा करना चाहिए। पूर्व बाल्यावस्था 1 से 3 साल है, जिसमें स्वायत्तता बनाम शर्म या शंका की बात की गई है। अब क्योंकि ये 1 से 3 साल है, तो अब थोड़ा सा जो है मदर की के साथ साथ अब और दूसरे जो घर के सदस्य हैं उनका भी रोल इम्पोर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। इस अवस्था में बच्चा जो है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से तेजी से विकसित हो रहा होता है, उसके अंग मिच्योर हो रहे होते हैं, वो भाषा सीख रहा होता है, दूसरे लोगों के साथ जो है सामाजिक संपर्क में भी आता है। तो जब वो इन सब प्रक्रियाओं को करता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर उत्साह बढ़ता है और वो गर्व की अनुभूति भी उसमें आती है, वो नए नए कौशल सीखता है। और आप वो खाना खाना, कपड़े पहनना, ये सब चीजें, खिलौने से खेलना, ये चीजें सीखता है और वो ये चाहता है कि ये बिना किसी बड़े की सहायता से वो खुद करें। क्यों? क्योंकि वो काम करने के प्रति जो है स्वायत्तता चाहता है, ऑटोनॉमी चाहता है। इसके साथ आप लिख सकते हैं कि जैसे हम अपने आसपास देखते हैं कि इस उम्र के जो बच्चे हैं वो जिद करते हैं कि हम खुद ही खाना खाएंगे, वो जिद करते हैं कि हम खुद ही, आपने देखा होगा कि वो जैसे चम्मच का यूज उन्हें करना नहीं आता, लेकिन हाथ से चम्मच के ऊपर रखेंगे और चम्मच को फिर हाथ से पकड़ के वो खाना खाएंगे। तो ये करते हुए बच्चा अपने अंदर बेसिकली उस स्किल को सीख रहा होता है और उसका कॉन्फिडेंस अपने अंदर ले रहा होता है। इस पर्टिकुलर उम्र में अब ये इम्पोर्टेंट है कि माता पिता बच्चे को कितनी स्वतंत्रता देते हैं और कितनी स्वायत्तता देते हैं। अगर दो दो चीजें हैं, या तो पेरेंट्स ये कर सकते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा बच्चे को फ्रीडम दे दें, ज्यादा फ्रीडम देंगे तो वो भी प्रॉब्लमेटिक है। जबकि दूसरी तरफ अगर बच्चे को बिल्कुल भी स्वतंत्रता नहीं दी जाती है तो वो भी प्रॉब्लमेटिक है। तो एक संतुलित तरीके से बच्चे को स्वतंत्रता दी जाए, पेरेंट्स ध्यान रखें कि बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा जो काम करता है उसमें उसकी कम से कम सहायता करने की कोशिश करें। सहायता तभी करें जब बच्चे को जरूरत है। अदरवाइज क्या होगा कि अगर बच्चे को स्वतंत्रता नहीं दी जाती तो बच्चे में शर्म का भाव विकसित होता है और आगे चल के बच्चे में खुद को लेके शंका या ग्लानि उत्पन्न होती है, जो उसके आगे आने वाले जीवन को प्रभावित करती है। ये सारी चीजें आप लिख लेंगे। देखिए ये लिखा ही है कि एरिक्सन के अनुसार अगर ईसाइयों में बच्चों को निरंकुश स्वायत्तता या स्वतंत्रता दे जाए तो भी उससे हानि होगी। यानी ऐसा नहीं कि उसको एब्सोल्युटली फ्रीडम ही दे दें, टोटली फ्रीडम आप दे दें, बल्कि एक संतुलित आधार पे उसको स्वतंत्रता दिए जाने की जरूरत है। इससे नेक्स्ट थर्ड स्टेज पे आते हैं, जो कि है बाल्यावस्था की, 3 से 6 साल। इसके अंदर जो है पहल बनाम अपराध बोध या ग्लानि की बात आती है। यानी बच्चा इनिशिएटिव करता है, कुछ नए काम करने के लिए बच्चा इनिशिएटिव करता है या वो इनिशिएटिव नहीं करता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट टाइम पीरियड होता है। 3 से 6 साल जब बच्चा स्कूल में जाना शुरू कर देता है, उसकी शारीरिक और मानसिक जो क्षमताएं हैं वो भी विकसित होती जाती हैं। लगातार वो जो है जिम्मेदारी को अनुभव करना शुरू करता है। अपने आसपास के जो लोग हैं, भाई बहन है, जानवर हैं, खिलौने हैं, इन सब चीजों पे वो एक जिम्मेदारी का अनुभव रखना शुरू कर देता है 3 से 6 साल की उम्र में ही। बच्चा सामाजिक खेलों में हिस्सा लेता है। अब मतलब अब ऐसा नहीं कि वो अकेला होके खेलता है, वो अपनी चीजें शेयर करता है, तो बच्चों के साथ खेलता है और वो कई सारी जो चीजें उसने सीख ली हैं नए तरह के कामों के प्रति यहाँ पे इनिशिएटिव शो करता है, पहल को प्रदर्शित करता है। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है पेरेंट्स का और उस पीयर ग्रुप का, कि क्या बच्चा जो पहल ले रहा है उसको लोग मोटिवेट करते हैं या उसका मखौल उड़ाते हैं, उस पर हंसी उड़ाते हैं। अगर उसको उत्साहित किया जाता है तो बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो नई नई चीजें और सीखने की तरफ आगे बढ़ता है। लेकिन इस एज ग्रुप में अगर बच्चे को का मजाक उड़ाया जाता है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं गिल्ट या एक ग्लानि का भाव पैदा होता है और वो फिर बच्चे की जो उसका विकास है उसको नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। इससे अगली जो स्टेज है वो है उत्तर बाल्यावस्था, 6 से 12 साल। परिश्रम, उद्यम बनाम हीन भावता। अब इसके अंदर ये है कि इंडस्ट्री बच्चा शो करता है, नए तरह के स्किल, और बच्चा अपनी उसकी जो कुछ विशेषताएं हैं उनको क्लियर तरीके से इस एज ग्रुप में वो शो करता है। प्राथमिक विद्यालय में होता है इस टाइम पीरियड पे, और स्कूल जो है उसके विचार, व्यवहार और जो भी जिस तरह के रिएक्शन वो देता है उनको डायरेक्टली प्रभावित करता है।
अब वो अपने मित्रों को और अपने आसपास की जो भी चीजें हैं और जिनको वो करने का काम करता है, करने की जिम्मेदारी लेता है, वो और ज्यादा गंभीरता से उन चीजों को लेता है, और उसके साथ साथ उसमें आत्म अनुशासन भी स्टार्ट हो जाता है। वो बच्चे खुद से सेल्फ डिसिप्लिन की जो अवस्था है वो दिखाना शुरू करते हैं। नई चीजें, नए उपकरण, नए औजार, नई तरह की चीजों को इस्तेमाल करने का प्रयास करते हैं, और इनको वो देखते हैं अपने भविष्य के साथ। उदाहरण के लिए बच्चों के इस एज ग्रुप के अगर खेल आप देखें, बच्चों के ये लिख सकते हैं आपके बच्चों के इस समय के जो खेल होते हैं, उन खेलों में वो ऐसी चीजों का प्रयोग करते हैं, उस तरह की बातों का प्रयोग करते हैं जो वो ये मानते हैं कि भविष्य में वो बनेंगे। जैसे खेल खेल में टीचर स्टूडेंट का रोल निभाना, डॉक्टर डॉक्टर खेलना, या और भी कई तरह की चीजें बच्चे खेलते हैं। तो वो सारी चीजें ये दर्शाती हैं कि बच्चे कुछ ना कुछ जो है अपना जो व्यवसायिक जीवन है, सांस्कृतिक जीवन है, सामाजिक जीवन, उसके बारे में वो सोचने लग गए हैं और उसके ऊपर कुछ कुछ वो काम कर रहे होते हैं। और इस समय पे उनके नए नए कौशल भी विकसित होते हैं। अगर इन कौशलों को सीखने के दौरान बच्चे को पॉजिटिव तरीके से अप्रिशिएट किया जाता है, तो बच्चा उसको सीखता है और उस चीज को और आगे बढ़ाने की तरफ बढ़ता है जीवन में। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो कहीं ना कहीं हीनता या अक्षमता का भी विकास कर लेता है, और इसी अक्षमता के साथ साथ बच्चा अब अपना जो उसकी सामाजिक स्थिति है, जो जेंडर से संबंधित है, धर्म से संबंधित है, नस्ल से संबंधित है, उन सब चीजों को भी पहचानने लग जाता है, और उनको भी अब अपनी अक्षमता के साथ जोड़ना शुरू कर देता है। कि कई बार ऐसा होता है कि ये कहते हुए आप बच्चों को सुनते हैं कि ये लड़की है, ये नहीं कर पाएगी, या मैं लड़की हूँ इसलिए मैं इस काम को नहीं कर सकती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है। अब इसका जैसे एक उदाहरण इन्होंने दिया है कि उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं कि राहुल है, जो कि एक समूह पीयर ग्रुप का हिस्सा है, और उसके पीयर ग्रुप में उस वैसे तो सारी चीजें ठीक ठाक हैं, लेकिन उसकी अपनी एक अच्छी आदत है कि वो पेंटिंग बनाता है, लेकिन कोई भी मित्र उसकी और ध्यान नहीं देता, जबकि सुरेश की तरफ वो ध्यान देते हैं। क्योंकि सुरेश जो है वो तेज दौड़ता है और बाकी सब लोगों को वो चीज अच्छी लगती है। तो अगर राहुल पे लगातार उसका जो पेंटिंग बनाने का जो कौशल है वो घर से और उसके पीयर ग्रुप की तरफ से नेग्लेक्ट किया जाएगा, नजरअंदाज किया जाएगा, तो वो इसको ज्यादा विकसित नहीं कर पाएगा। बच्चा हो सकता है कि वो ज्यादा सैड रहने लग जाए, वो ये भी हो सकता है कि बच्चा यहाँ पर इंट्रोवर्ट भी बन जाए और कहीं ना कहीं हीनता से ग्रस्त हो जाए। लेकिन अगर उसे अप्रिशिएट किया जाएगा तो जो उसका व्यक्तित्व है वो एक पॉजिटिव तरीके से विकसित होगा, और आगे जाके उसमें उद्यमशील व्यक्तित्व का विकास होगा, जो कि नए काम कर पाएगा, कामों को ज्यादा सीरियसली डेवलप कर पाएगा, अपने कौशल को भी। इससे नेक्स्ट 5वीं स्टेज आती है किशोरावस्था, 12 से 19 वर्ष या 12 से 20 वर्ष इसे कहा जाता है। इसमें पहचान बनान, भूमिका संभ्रांति या पहचान का संकट जो है, ये कॉन्फ्लिक्ट आता है, ये द्वंद आता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मनोसामाजिक अवस्था मानी गई है। इसमें ना तो बच्चा ही रहता है व्यक्ति, ना ही वो युवा होता है। तो उसको ना कंसिडर किया जाता है बड़े में, उसे ना कंसिडर किया जाता है छोटे में, या कभी कहा जाता है कि तुम बड़े हो गए, कभी कहा जाता है कि तुम छोटे हो गए। और इसी के अंदर आइडेंटिटी का डेवलपमेंट होता है। अगर ईगो आइडेंटिटी एक पॉजिटिव सेंस में व्यक्ति उसके ऊपर काम कर पाता है तो ये एक सकारात्मक छोर है। जबकि अगर आइडेंटिटी को लेके क्राइसिस होता है, भूमिका विभ्रांति होती है, भ्रम होता है, तो उसे एक नकारात्मक छोर की तरह देखा जा सकता है। और इस अवस्था में किशोरों के सामने बड़ी चुनौती होती है कि वो विभिन्न भूमिकाओं, कौशलों और सामाजिक अस्मिताओं के माध्यम से जो भी ज्ञान अर्जित किया हुआ है उसी से अपना जो सेल्फ इमेज है उसका निर्माण करते हैं। ये सारी चीजें आप उसमें लिख लेंगे। और एरिक्सन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसको इसलिए भी कहा है क्योंकि इसमें इंडिविजुअल का सेल्फ डेवलप होता है, और इंडिविजुअल अपनी लाइफ को लेके आगे कैरियर चुनने से लेकर लाइफ में आगे और किस तरीके के वो उद्देश्य निर्धारित करेगा, वो निर्णय यहाँ पर वो लेता है। और अगर वो नहीं यहाँ पर ले पाता और यहाँ पे असफल होता है इस द्वंद को पूरा करने में, तो उसका आगे आने वाला सारा जीवन जो है बहुत नेगेटिव सेंस में आगे जाता है। इससे नेक्स्ट 6ठी स्टेज है जो कि 20 से 40 वर्ष में आती है, और ये प्रारंभिक युवावस्था की अवस्था है। इसमें आत्मीयता बनाम अलगाव का द्वंद होता है। आत्मीयता से संबंध है कि इंटीमेट जो रिलेशंस होते हैं, यानी व्यक्ति
जो आत्मीयता का भाव रखता है, एक सकारात्मक आत्मीयता का भाव या नकारात्मक की तरफ जाएंगे तो अलगाव होगा, यानी आइसोलेटेड व्यक्ति रहता है। तो व्यक्ति कितना दूसरे लोगों के साथ आत्मीय तरीके से रह सकता है और कितना वो लोगों से बहुत दूर रहता है, आइसोलेटेड रहता है, ये दोनों चीजें जो है 20 से 40 की जो एज ग्रुप है, इस एज ग्रुप के अंतर्गत ये वाला कॉन्फ्लिक्ट, सभी लोग इस कॉन्फ्लिक्ट को फेस करते हैं। ये टाइम वो टाइम है जिसमें व्यक्ति विवाह कर लेता है और उसका जो आरंभिक जो जीवन है, पारिवारिक जीवन है, और आरंभिक तौर पे ही वो व्यवसाय में भी प्रवेश कर रहा होता है। इसको भी इम्पोर्टेंट माना गया है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द रिलेशंस। और ये रिलेशंस जो है, आत्मीयता का संबंध जीवन साथी के ऊपर ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल इम्पोर्टेंट दिया है एरिक्सन ने, लेकिन उसके साथ साथ वो ये भी बात करते हैं कि हमारे मित्र, भाई बहन, रिश्तेदार, अभिभावक, इन सब के साथ भी हम एक आत्मीयता का बेहतर रिश्ता इस एज ग्रुप में बनाते हैं। जो लोग ये नहीं कर पाते हैं, वो लोग फिर कहीं ना कहीं जो है दुखी रहते हैं, वो संवेदनशील नहीं होते, वो संवेदनहीन हो जाते हैं, वो असामाजिक, उनके अंदर जो तत्व हैं या असामाजिक जो भावनाएं हैं वो ज्यादा घर करने की पॉसिबिलिटी होती है। ऐसा व्यक्ति जो कि आत्मीय होगा, वो सहयोगी होगा, उसके अंदर सहानुभूति होगी, समर्पण होगी, पॉजिटिविटी होगी और ओपननेस यानी खुलापन होगा। इसके बाद जो 7वीं अवस्था है, जो कि जीवन का मध्यकाल भी उसे कहा जाता है, 40 से 65 वर्ष है। इसका जो द्वंद है वो उत्पादकता और ठहराव से संबंधित है। अब यहाँ पे व्यक्ति 40 से 65 का जो एज ग्रुप है, इसका इम्पोर्टेंट जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में एरिक्सन कहते हैं कि व्यक्ति उत्पादक तब बनता है जब वो अगली पीढ़ी के कल्याण के लिए काम करना शुरू कर देता है। इस एज ग्रुप में वो समाज के बारे में सोचना शुरू कर देता है, अपने समाज, संस्कृति और साथियों के प्रति अपनी चुनौती और जिम्मेदारी है उसको स्वीकार करता है, उस पर काम करता है, तो वो उत्पादकता की तरफ जाता है और वो रचनात्मक तरीके से कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करता है। जबकि ऐसा व्यक्ति जो ऐसा सब काम नहीं करता है तो उसके जीवन में ठहराव आ जाता है और वो बहुत ज्यादा जो सामाजिक जो भी तकनीक है, कला है, व्यवहार है, रचनात्मकता के जो कार्य है, उनमें ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करता। अब इससे पिछला जो ग्रुप था जिसमें हम बात कर रहे थे कि वो अधिकतर ऐसे लोग जो कि आइसोलेटेड लोग होते हैं, वही लोग इस जीवन काल में जो है ठहराव की तरफ जाते हैं। इसके बाद हम 8th स्टेज पर आते हैं, जो कि 65 से लेकर मृत्यु तक है, जिसमें संपूर्णता बनाम निराशा एक कॉन्फ्लिक्ट है। और इस कॉन्फ्लिक्ट में व्यक्ति आगे के बारे में सोचने की बजाय इस अवस्था में व्यक्ति अपने पूरे जीवन का आकलन करता है कि उसने क्या किया, उसकी क्या उपलब्धियां रही, कैसे उन चीजों को वो ठीक कर सकता था, नहीं कर सकता था। और इस तरीके से एक जो भाव है कि व्यक्ति सफलताओं और असफलताओं का विश्लेषण और मूल्यांकन करने के बाद वो सेटिस्फाइड है या वो सेटिस्फाइड नहीं है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर व्यक्ति सेटिस्फाइड है तो वो संपूर्णता का बोध होता है उसे, और अगर कोई व्यक्ति इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उसने अपने जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं किया, वो बहुत अलगाव में रहा, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे निराशा का भाव भी होता है। और हम अपने आसपास बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं जो इस एज ग्रुप में बहुत खुशी खुशी रहते हैं, बहुत संतुष्ट दिखाई देते हैं, तो वो संपूर्णता प्राप्त किए हुए लोग हैं। जबकि ऐसे लोग जो बहुत चिड़चिड़े रहते हैं, ऐसे एज्ड लोग आप कई बार देखते हैं जिनको किसी भी तरह की चीज से, जो कि बहुत इरिटेटिंग नहीं है लेकिन वो इरिटेट ही रहते हैं, उन्हें किसी भी चीज पे कोई पॉजिटिव सेंस का वो रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, तो वो ऐसे व्यक्तियों को देख के हम कह सकते हैं कि वो व्यक्ति निराशा वाला जो कंपोनेंट है उनके अंदर वो ज्यादा है। तो ये हमने 8 जो स्टेजेस थी वो 8 की 8 स्टेजेस डिस्कस कर ली हैं। अब लास्ट जो पॉइंट है कि इस सिद्धांत के अनुसार आप अपने आप को किस स्टेज पर पाते हैं, मैंने इसको मेल के पर्सपेक्टिव से लिखा है कि मैं इस सिद्धांत के अनुसार अपने आप को किस स्टेज पर पाता हूँ। तो अगर अभी तक आपने ध्यान दिया होगा तो आप 12 से 20 का जो एज ग्रुप है या 19 का जो एज ग्रुप है जो कि किशोरावस्था है, आप उसमें आते हैं। तो आप लिखेंगे इस सिद्धांत में मैं खुद को किशोरावस्था 12 से 20 वर्ष की अवस्था में रखता हूँ, दोनों उम्र के लिहाज से और ऊपर वर्णित इस अवस्था की विशेषताओं के आधार पर। यानी उम्र के अनुसार भी उसी में आते हैं और जो जो विशेषताएं बताई गई उसके आधार पर भी। इस चरण के अनुसार
किशोर अक्सर बचपन और युवावस्था की सामाजिक जिम्मेदारी और सामाजिक अपेक्षाओं से घिरे होते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, मैं कभी बालक और कभी युवा माना जाता हूँ। कुछ समय में माता पिता तुम अभी बच्चे नहीं रहे कहते हैं, जबकि एक अन्य स्थिति में कुछ निर्णय लेने की बात आती है तो वो कहते हैं कि अभी तुम इतने बड़े भी नहीं हुए हो कि सारे डिसीजन ले लो। अन्य अवसरों पर माता पिता हमसे अपेक्षा रखते हैं कि हम एक वयस्क की तरह काम करें, एक बड़े व्यक्ति की तरह काम करें, जबकि दूसरी तरफ ये कहते हैं कि बच्चों की तरह व्यवहार ना करें। तो यानी यहाँ ये कुछ समझ नहीं आता। यह मेरे लिए काफी भ्रामक है, क्योंकि कई बार मुझे यह समझ नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए। आई एम श्योर कि आप इस तरह की जो सिचुएशन है उसको कहीं ना कहीं आप फेस करते हैं। अगली जो बात है, क्योंकि इन्होंने कहा है ना कि जस्टिफाई कीजिए कि आप इस एज ग्रुप में या इस वाली स्टेज में अपने आप को क्यों रख रहे हैं। एरिक्सन के अनुसार व्यक्तिगत संभावनाएं तलाशते हैं लोग इस एज ग्रुप में, और उनके अन्वेषण के परिणाम स्वरूप वो अपनी पहचान बनाने लगते हैं। तो अब मैं अपने कौशल और रुचि के अनुसार संभावनाओं की खोज कर रहा हूँ। मैं लगातार अपने जीवन, व्यवसाय और करियर और अन्य मुद्दों के बारे में लोगों से सहायता और मार्गदर्शन मांग रहा हूँ। मैं लगातार इस सवाल से जूझ रहा हूँ कि मुझे नहीं पता कि मैं जीवन में क्या बनना चाहता हूँ। तो कई बार आपके सामने ये सवाल आता होगा। कभी कभी मैं अपने व्यवसाय या करियर के जीवन के बारे में बहुत उलझन में भी रहता हूँ, क्योंकि मुझे खुद पे यकीन नहीं होता। तो ये एज ग्रुप है ही ऐसा, जिस एज ग्रुप में ये सारी चीजें हर एक व्यक्ति फील करता है। मुझे एक और मुद्दा मुझे मेरे दोस्तों से स्वीकृति प्राप्त करने का है कि भाई जो हमारा पीयर ग्रुप होता है उस पीयर ग्रुप में हम कितने एक्सेप्टेड हैं। कई मौकों पर जब बाहर जाने, पैसे खर्च करने के स्पष्ट निर्णय लेने की बात आती है तो मुझे शर्म आती है कि मैं उनकी बराबरी नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि उनमें से कुछ लोगों को जो काम करने की आज़ादी है वो मेरे माता पिता ने मुझे नहीं दी है। जैसे पिछले साल मेरे दोस्तों ने एक दोस्त के घर पर देर रात पार्टी का आयोजन किया, मुझे इसमें भाग लेने की अनुमति नहीं मिली। ये मेरे लिए काफी शर्मनाक स्थिति थी। आई एम श्योर इस तरह की कुछ कुछ चीजें आपने भी कभी फेस की होगी। अब हम इसे एक पॉजिटिव पॉइंट पे आंसर को छोड़ रहे हैं। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि एरिक्सन के सिद्धांत को पढ़ने के बाद मैं समझ पाया हूँ कि हर कोई इस चरण से गुजरता है और समान द्वंद्वों का सामना करता है। निष्कर्ष के तौर पे हम लिख सकते हैं इस प्रकार, मैं निष्कर्ष के तौर पे कह सकता हूँ कि एरिक्सन के अनुसार व्यक्तित्व मानसिक विकास के 8 चरणों के माध्यम में से एक पूर्व निर्धारित क्रम में विकसित होता है। यानी हमारी पर्सनैलिटी जो है वो डेवलप होती है, उसके लिए पहले से ही प्री डिटरमाइंड कुछ क्रम है, और वो क्रम में 4 चरण है जो कि शैशव अवस्था से वयस्कता तक होते हैं। जैसा कि हमने प्रत्येक चरण के दौरान चर्चा की, व्यक्ति एक मनोवैज्ञानिक द्वंद का अनुभव करता है जो व्यक्ति विकास के लिए सकारात्मक या नकारात्मक परिणाम हो सकता है। मैं किशोर अवस्था के चरण में हूँ और द्वंद्वों को हल करने और इस चरण को सफलतापूर्वक पूरा करने की उम्मीद कर रहा हूँ। तो एक पॉजिटिव नोट पे हम आंसर को लिख रहे हैं। I hope you like this video. Please like, share, comment and subscribe social science tutorials. Thank you for watching.